हाँ जी, एक बार फिर से सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। वक्त बुरा हो या अच्छा, वक्त बुरा हो या अच्छा, गुजर ही जाता है। जो मुस्कुरा कर जिएगा वही बाजी मार जाता है, वही बाजी मार जाता है। दोस्तों, अपन को मुस्कुरा कर जीना है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है ना। तो अपनी अगली क्लास, आज की क्लास बड़े जोश और उत्साह के साथ क्लास का अपन कर रहे हैं आगाज, जिसका आप कर रहे थे इंतजार, है ना। तो आज बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आया हूं, जिसके वही कॉन्सेप्ट वही सिस्टम से अपन हल करेंगे। ठीक है, तो आज अपनी 10th क्लास है और 10th क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट, पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। क्लियर है? ठीक है, देखिएगा बिल्कुल। पर्यावरण जैसा कि नाम है, पाठ का नाम ही है पर्यावरण, एनवायरमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास है 10th और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इसको अपन देखेंगे। 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू अपने आरबीएससी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार। ठीक है, चलिएगा। अरे वाह, क्या बात है। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई। क्लियर है? आपके ऑनलाइन यूट्यूब धनंजय गुरुकुल एकेडमी के आपके 1K सब्सक्राइब कंप्लीट होने पर खूब खूब बधाई। क्लियर है? और अपने सर को भी खूब खूब बधाई। आपकी जब अगली क्लास जब सर लें तो जरूर सर को कमेंट में लिखना, हमारे को मिठाई खिलाएगा। और अपना एक चैनल है 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आपको ये भी आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब खूब खुशियां, क्योंकि अपन जानते हैं जीवन में छोटी छोटी खुशियों को साझा करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ में छोटी छोटी खुशियां भी साझा करनी चाहिए। तो ये भी अपनी खुशी है। अपना गुरुकुल परिवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो 1000 का अपना परिवार हो चुका है। खूब खूब आपको भी बधाई। चलिएगा, इसी खुशी के साथ अपन पाठ का आगाज करेंगे। हाँ, तो ये देखिए, बहुत ही शानदार पर्यावरण एनवायरमेंट पार्ट है। और एनवायरमेंट पार्ट का अपना पहला सवाल आ रहा है। देखिएगा, थोड़ा सा अस्पष्ट दिखेगा आपको, थोड़ा सा मैं क्लियर करना भी चाहूंगा। हो सकता है आप समझने की ट्राई करना। ठीक है, हाँ, हो सकता है आपको थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आएगी, थोड़ा सा आप मेगापिक्सल थोड़ा सा बढ़ा देना। ठीक है, हाँ, देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाता है। बोर्ड एग्जाम 2025 में आया हुआ है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या उत्पादक। देखिएगा, इससे पहले मैं आपको कुछ एक स्लाइड लेके आया हूं, वो आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस पर आएंगे। ये देखिएगा, देखिएगा, नाम स्पष्ट है, पारिस्थितिक तंत्र। क्या है पारिस्थितिक तंत्र? पारिस्थितिक तंत्र है, उसको पढ़ने से पहले आपको पर्यावरण के बारे में देखना है। आपके सवाल में परिभाषा यह आ सकती है, पर्यावरण किसे कहते हैं या पर्यावरण क्या होता है। तो चूंकि किसी जीव के आप सभी को पता ही होगा, लेकिन आपको मैं रिवीजन करवा देता हूं। अगर पता नहीं है तो आपकी क्लास को, मेरे शब्दों को सुन के आप रिवीजन करके कॉपी में उतार देना, ताकि आपकी पढ़ाई में साकार सिद्ध होगी। पर्यावरण क्या होता है, मैं शॉर्ट शब्दों में कहूं, कम शब्दों में कहूं और उचित शब्दों में कहूं तो किसी जीव के चारों ओर, किसी जीव या जंतु के चारों ओर पारिस्थितिक तंत्र, जैविक और अजैविक जो भी घटक प्रक्रियाएं होती है, उसके चारों ओर का जो वातावरण होता है, चारों ओर की जो प्रक्रिया होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वातावरण बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, वातावरण के अगला स्टेप आता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो सर, पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? वातावरण के बाद ही पारिस्थितिक तंत्र आया है। ये पूरा वातावरण है। अब पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? कोई जीव है और ये मान लो कि कोई जीव है और जीव के चारों ओर ये क्या है? वातावरण है। तो ये जीव और इस वातावरण के मध्य जो आदान प्रदान होता है, ये जीव और ये जो आसपास का वातावरण है, ये वापिस बोल रहा है, ये जीव और ये वातावरण, इसके मध्य ऊर्जा का या अन्य किसी प्रकार का जो आदान प्रदान होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक बोलते हैं। और आदान प्रदान करने का ये जो सिस्टम बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्लियर है बात? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पर्यावरण की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्लियर हुआ होगा। ठीक है, परिभाषा आपको समझना है कि वातावरण क्या होता है, जीव के चारों ओर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो वातावरण होगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? ये जीव और वातावरण, इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, ऊर्जा या पोषण या कोई भी तरीका का आदान प्रदान का जो सिस्टम होगा, वो कहलाएगा पारिस्थितिक
तंत्र। क्लियर है? ओके। अब देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। मैं एमसीक्यू लेके आया हूं, लेकिन इससे पहले एक बार रिकॉल आपको करवा देता हूं क्या सिस्टम है, क्या कॉन्सेप्ट है। पारिस्थितिक तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अजैविक घटक। ओके, पारिस्थितिक तंत्र को मैंने दो प्रकार में बांटा है। पहला मैं बोल दिया अजैविक घटक, और दूसरा मैं क्या बोल देता हूं, जैविक घटक। ठीक है, पहला मैंने क्या बोल दिया, अजैविक घटक, और एक मैंने बोल दिया जैविक घटक। ठीक है, अब देखिए अजैविक घटक कितने होते हैं, तीन होते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बुक के हिसाब से। एक है भौतिक वातावरण, एक है आपका पोषण, और एक क्या है, जलवायु। जैविक घटक भी तीन होंगे, ये होता है उत्पाद, ये होता है उपभोक्ता, और एक होता है अपघटनकर्ता, अर्थात प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकंपोजर। क्लियर है, ये तीन हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर भौतिक वातावरण का मतलब क्या होता है, भौतिक वातावरण का मतलब है, इसके मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भौतिक वातावरण का क्या कॉन्सेप्ट होता है। भौतिक वातावरण के अंदर क्या आते हैं, जैसे वातावरण नाम से स्पष्ट, वातावरण ताप, दाब, जलवायु, ये जो भी आते हैं ना, वायु हुआ, ये सब भौतिक वातावरण में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है आपका पोषण। पोषण में क्या होता है कि जीव जंतु पोषण करते हो, तो मुख्य रूप से पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक और एक क्या होता है, अकार्बनिक होता है। क्लियर है? और एक क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। जलवायु में क्या हो जाएगा, जलवायु में हो जाएगा ताप, दाब, तापक्रम, ये जलवायु में हो जाएंगे। अब भौतिक वातावरण में मैंने क्या बोला है, भौतिक वातावरण में ये हो जाएगा जैसे कि मृदा हो गया, जल हो गया, है ना, वायु हो गया, ये सब भौतिक वातावरण में आते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं, इन तीनों को मैं इसके एग्जांपल बताता हूं। देखिए ये अब आपके भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण में क्या आएगा, भौतिक वातावरण में आपको अगर एग्जांपल ये याद रखने हैं, अलग अलग है ना, ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या कभी एक नंबर का सवाल भी पूछ सकता है कि निम्न में से भौतिक वातावरण के घटक हैं, निम्न में से पोषण के घटक बताइए, निम्न में से जलवायु के घटक बताइए, है ना। अगर आपको बोल दिया कि निम्न में से भौतिक वातावरण के घटक बताइए, एक ऑप्शन यहां से देगा, तीन ऑप्शन यहां से दे देगा, तो आंसर इसमें से होगा। तो आपको बोल दिया निम्न में से जलवायु के घटक बताइए, तीन ऑप्शन ऊपर से दे देगा, एक ऑप्शन यहां से दे देगा, तो एक एक चीज देखना है। भौतिक वातावरण में क्या होगा, मृदा है, जल है, वायु है। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार हो जाएगा। आपको तो तीन तो एकदम परफेक्ट याद रखने, क्या, मृदा, जल, वायु। ठीक है, जो भौतिक रूप में अपन को दिखते हैं, ऐसे आप समझो। भौतिक का मतलब होता है भौतिक रूप में जो अपन आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है, या समझ पा रहे हैं, तो क्या है, मृदा, जल और वायु। ठीक है, उसके बाद होता है पोषण। क्या आ गया, पोषण। पोषण का क्या मीनिंग है, पोषण का मीनिंग ये होता है कि कोई भी जीव जंतु को इस भौतिक जगत में, है ना, किसी भी जीव जंतु को इस भौतिक हेलो, हाँ, थोड़ा ये टेक्निकल एरर आ गई थी, चलिए सही है। हाँ, बात आता है पोषण। पोषण में क्या होगा, किसी भी जीव को अगर जिंदा रहना है, ठीक है, इस भौतिक जगत में जिंदा रहना, तो उसको पोषण की जरूरत होती है। और पोषण में दो तरह का पोषण होता है, एक होता है कार्बनिक पोषण और एक क्या होता है, अकार्बनिक होती है। क्लियर है? देन उसके बाद आपके आ जाएगी जलवायु। जलवायु में क्या कॉन्सेप्ट होगा, जलवायु में आपके आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, और क्या आ जाएगा, ताप और दाब। ये आपके किस में आ जाएंगे, जलवायु में आ जाएंगे। क्लियर है बात? चलिएगा, अब देखिएगा, ये आपको मैं समझ रहा हूं, ये एकदम परफेक्ट समझ में आया होगा। उत्पाद, उपभोक्ता और आर्द्रता, इसके बारे में मैं बता देता हूं। चलिएगा, अब वापस आप मैन अपने जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो देखिएगा। हाँ, अब देखो, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और ये तृतीय उपभोक्ता। देखिएगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको ये बोला है, एक तो यहां पर है ना, जैव घटक कितने, तो जैव घटक, जैव घटक में पहला क्या है, उत्पाद, दूसरा क्या है, उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटनकर्ता। देखिएगा, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये एक चैन के रूप में चलते हैं। कैसे चलते हैं, चैन के रूप में। सबसे स्टार्टिंग में होता है वो उत्पाद होता है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, उत्पाद होता है। क्लियर है? उत्पाद होगा, इस उत्पाद का यूज करने वाले, है ना, इस उत्पाद को खाने वाले, वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके बाद क्या आता है, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। देन इसके बाद उपभोक्ता के बाद में क्या आ जाएंगे, अपघटनकर्ता, अपघटककर्ता।
या अपघटनकर्ता कोई भी आगे। अब देखो उत्पाद, उत्पाद है ना वो प्राथमिक स्तर माना जाता है, ठीक है। उत्पाद को अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर का मतलब ये होता है कि उत्पाद अपना पोषण है, ठीक है। उत्पाद अपना क्या कहते हैं, उत्पाद अपना जो पोषण है ना वो कहां से प्राप्त करता है, उत्पाद अपना पोषण है वो डायरेक्ट सूर्य की किरणों से प्राप्त करता है, प्रकाश से प्राप्त करता है, क्लियर है बात। प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है, वो कौन प्राप्त करता है, ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने वाला जो सर्वप्रथम या स्टार्टिंग में जो मैं कहूं कि प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, क्लियर है बात। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उत्पाद यदि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है तो उत्पाद अपना पोषण अर्थात अपना खाना है वो खुद बनाएगा, बिल्कुल उत्पाद है वो अपना खाना है पोषण है खुद बनाता है, क्लियर है। तो ये होता है उत्पाद। अब आपको कि सर उत्पाद का मीनिंग क्या होता है, अरे उत्पाद का मतलब ये होता है हरे पेड़ पौधे हुए, ठीक है, छोटे छोटे जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, क्लियर है। फिर इस पेड़ पौधों का उपयोग कौन करते हैं, जो भी उपयोग करने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। अब सर कहोगे उपभोक्ता क्या होते हैं, सर उपभोक्ता का मतलब ये होता है जैसे कि मैंने यूं कहा एक पारिस्थितिक तंत्र का ये पार्ट है, जैसे सर्वप्रथम क्या हुआ एक पेड़ है या पौधा है वो उगा, ठीक है। अब इस पौधे ने क्या बनाया, खुद का खाना बनाया, किसके माध्यम से बनाया, प्रकाश की किरणों के माध्यम से बनाया। प्रकाश की किरण के माध्यम से, प्रकाश की किरण जब पेड़ पौधों की पत्तियों पर, हरी पत्तियों पर पड़ी है, प्रकाश की किरण हरी पत्तियों के अंदर एक पाया जाता है क्लोरोफिन। क्लोरोफिन ने क्या किया, प्रकाश की ऊर्जा का, प्रकाश की ऊर्जा है उसको प्राप्त करके उसने ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पोषण में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, इससे उत्पाद को पोषण मिल गया। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल या मैं यूं कहूं कि एक छोटा सा पौधा था, अब कोई मान लो कि बकरी आई, खरगोश आया, कोई भी है, उसने उस पौधे को खाया। इसका मतलब क्या हुआ, उसने उस पौधे को खाया, मींस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है वो उस पौधे के अंदर आई थी, और जैसे ही उस बकरी ने या कोई भी एक खरगोश है या कोई भी मान लो कि शाकाहारी जंतु है उसने उस पौधे को खाया, मींस क्या हुआ, उस पौधे को खाने वाला वो कौन क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। यानी ये जो एनर्जी है वो किसके अंदर चली गई है, उपभोक्ता के अंदर चली गई। अब कितनी जाती है वो अपन आगे पढ़ेंगे। यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता कौन होता है, उत्पाद को खाने वाला, वो क्या आया, उपभोक्ता हुआ, क्लियर है बात। अच्छा अब आगे देखते उपभोक्ता के बाद में क्या होगा, देखना उपभोक्ता भी उपभोक्ता है, उनकी भी अलग अलग श्रेणी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अलग अलग चयन बनती है, उसको मैं आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे सवाल आएगा उसको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। अब बात आती है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या होता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होते हैं, एक को खाया, एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में ये होगा उत्पाद या उपभोक्ता कोई भी मृत तो होंगे। जब ये उत्पाद और उपभोक्ता अंतिम चरण में मृत अवस्था में आ जाते हैं तो वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उनका जो अपघटन करने वाले हैं, ठीक है, उनका जो अपघटन करने वाले हैं, उसको चीरने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, मैं कहूं उसको एकदम अपघटित हो जाए, मृत जीव मैं यूं कहूं, मान लो कि मृत जीव है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल उपभोक्ता है, उपभोक्ता मर गया, मरने के बाद क्या होगा बताओ, पक्षी या कोई भी इसको ये सड़ जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पड़ा रहेगा, धीरे धीरे कवक वगैरह फंगस वगैरह आएंगे और उस सड़े हुए उपभोक्ता क्या करेंगे, मरे हुए को, सड़े हुए मरे हुए क्या करेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, करेंगे, एकदम साफ करेंगे, क्लियर है बात। तो इससे हुआ क्या, ये जो इस मरे हुए सड़े हुए पदार्थ को खाने वाले या मैं को इसको अपघटन करने वाले क्या कहलाते हैं, अपघटन कर्ता कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अपघटन करता है वो किसका अपघटन करते हैं, वो उपभोक्ता का भी करते हैं और उत्पाद का भी करते हैं, क्लियर है बात। फिर क्या होगा, जैसे इसने इनके मर्त उपभोक्ता और मर्त उत्पाद का इससे अपघटन कर दिया, अपघटन करने के बाद क्या होगा, अपघटन करने के बाद में इससे निकलने वाली गैस है वो पुनः वापस किस में जाएगी, प्रकृति में जाएगी, प्रकृति में जाएगी अर्थात एनवायरमेंट में जाएगी, फिर उसकी वापस क्या होगी, शुरुआत होगी। यानी ये एक प्रकार की साइकिल चलती रहती है, क्लियर है बात, ठीक है। हाँ मैं उम्मीद करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अपन डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। थोड़ा सा ये पाठ की भूमिका है, ये थोड़ी बतानी बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं अगर जिसको ये भूमिका समझ में आ गई है, इस पाठ का ये टाइटल समझ में आ गया, तो उसको ये प्रश्न करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही सरल पाठ है। तो इस तरह निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्तरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाता है, क्या बोल रहा है, विषम पोषियों के लिए। तो क्या कौन करवाएगा, देखो पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या उत्पाद। तो देखो इसके पीछे उपभोक्ता 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 और एक क्या आ रहा है, उत्पाद आ रहा है। इससे क्या बोला है, सौर ऊर्जा से। तो बताओ सौर ऊर्जा से कौन प्राप्त करता है ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी प्रकाश की ऊर्जा से ऊर्जा कौन प्राप्त करता है, उत्पाद ही तो करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा है कि सर आपने यही तो बताया था, क्या बताया था अपन ने, उत्पाद,
ठीक है, ये उत्पाद सा, और उत्पाद के बाद में कौन आते हैं? उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। और ये उपभोक्ता है ना, इसके भी फिर पार्ट होते हैं। एक आ जाएगा, देखो इसमें ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, ये इस प्रकार होते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद में क्या होगा? अपघटन हो जाएगा। ये तो क्या होगा इसका आंसर? प्राथमिक उपभोक्ता डायरेक्ट, देखो सूर्य की ऊर्जा का स्तरीकरण, डायरेक्ट नाम आए, की पॉइंट आए सूर्य ऊर्जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं होगा, द्वितीय उपभोक्ता भी नहीं होगा, तृतीयक भी नहीं होगा, और दूसरा आंसर क्या आएगा? उत्पाद आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा? उत्पाद आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिएगा, अब आपका अगला सवाल क्या आता है? विषमपोषी है, और ये है ना, देखो इसको क्या बोलते हैं? देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और चीज मैं बोल देता हूं। ये उत्पाद होता है ना, ये उत्पाद, ये होता है स्वपोषी, ठीक है। और ये उपभोक्ता होते हैं, ये होते हैं विषमपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी का क्या मतलब होता है? स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना खाना, अपना पोषण खुद बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। उपभोक्ता अर्थात विषमपोषी, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। किसके ऊपर रह रहे हैं? उत्पाद के ऊपर तो निर्भर रह रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखिएगा अगला सवाल, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक, नाम क्या आ रहा है? जैविक घटक, बताइएगा जैविक घटक कौन कौन से हैं? बात आ रही है जैविक घटक की। पहला अ मृदा, ब वायु, पादप और जल, बताइएगा। तो आपको जैविक घटक से पहले आप देखो, घटक, घटक कितने प्रकार के थे सर? 2 प्रकार के। एक कौन से थे? अजैविक घटक। एक कौन से थे? जैविक घटक। अजैविक घटक में क्या आ रहे थे? असर अजैविक घटक के अंदर आप क्या आ रहे थे? सूर्य का प्रकाश आ रहा था, पोषण के रिगार्डिंग आ रहा था, तापमान के रिगार्डिंग आ रहा था, ये सभी अजैविक घटक में आ रहे थे। जैविक घटक में सिर्फ क्या आ रहे थे? जैविक घटक के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहे थे? जैविक घटक के अंदर उपभोक्ता आ रहे थे, ठीक है, या मेरे को उत्पाद, उत्पाद के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद में क्या अपघटन करता। क्लियर है? तो देखो इसको देखना, समझना है। देखिए पहला है मृदा। मृदा क्या था? अरे भाई मृदा तो अजैविक में था, है ना, मृदा तो अजैविक में था, इसका मतलब मृदा तो आएगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं वायु। वायु भी क्या था? अजैविक था, बिल्कुल, तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आएगा नहीं। जल, जल भी क्या था? अजैविक था। अब पादप, पादप तो अजैविक में आया ही नहीं है। तो आपको ये प्रश्न होना चाहिए कि सर पादप का नाम तो आपने जैविक घटकों में भी नहीं लिया। लेकिन आप समझो, समझने की ट्राई करिएगा क्या कि सर जैविक घटक के अंदर 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? एक सर उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। और उत्पाद कौन था? अरे उत्पाद थे क्या? मैंने यही तो कहा था, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो कि प्रकाश से, जो कि अपना जो पोषण है, अपना जो खाना है, वो सूर्य की प्रकाश की किरणों से बनाते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा? इसका आंसर आ जाएगा पादप। दिस इज द, इसका आंसर हो जाएगा पादप। क्लियर है बात? अच्छा, इसकी जगह उत्पाद भी आया होता है तो भी इतना सही होता, पादप है, या इसकी जगह अगर ये आया तो उत्पाद है तो भी इतना आंसर सही होता। उत्पाद के अंदर क्या होते हैं? पादप भी तो होगा, पेड़ भी तो होंगे, पौधे भी तो होंगे, ये होता है पादप। क्लियर है बात? देखिए ये आपने आगे पन्ने देखा है ना, ये देखो, ये देखो अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या था? भौतिक वातावरण था, पोषण था और जलवायु थे। तो भौतिक वातावरण की तो पार्ट थे। भौतिक वातावरण के कौन कौन से पार्ट थे? भौतिक वातावरण के पार्ट से जलवायु, सॉरी, भौतिक वातावरण के पार्ट कौन कौन से बताइए? एक तो हो जाएगा वायु, एक होता है जल, है ना, एक तो वायु, वायु के बाद क्या थी? एक जल था, ठीक है। और जल के बाद में एक और क्या आता है? वायु, जल और मृदा। जल, वायु, मृदा, बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण में 2, कार्बनिक और अकार्बनिक। मैं वापिस बार बार आपको रिवीजन करवा रहा हूं। भौतिक वातावरण में कौन है? मृदा, जल और वायु, ठीक है। पोषण में कौन है? कार्बनिक और अकार्बनिक। जलवायु में कौन है? सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता और ताप दाब। और ये सभी के सभी किस में आते बताइएगा? ये सभी के सभी किस में आएंगे? ये सभी के सभी आएंगे अजैविक घटक में, अजैविक घटक में। ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? अजैविक घटक में आ जाएंगे। क्लियर बात? और उससे अपना प्रश्न बनाए, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। ये सभी के सभी आ जाए। अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड होता है, बताइए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा ना,
उल्टा और सीधा नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। बहुत इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज सीधा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अरे कैसे होता है देखो मैं बताता हूं, चलिए इसको मैं बताऊंगा। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसे सीधा होता है। 20 मिनट हो गए। देखो ऊर्जा का पिरामिड सीधा यहां से आपको पता लगेगा। कैसे लगेगा, वही जब आपको ऊर्जा के बारे में पूछे तो आपको यही दिमाग लगाना कैसे, और वो भी मैं बता देता हूं कि ऊर्जा के पिरामिड में कैसे कैसे ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है। तो वही देखो, उत्पाद, ठीक है, नंबर 1, फिर आपके क्या आएगा, उपभोक्ता। ठीक है, देखो अच्छा, इस उपभोक्ता को भी अगर 3 भागों में तोड़ो तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद में क्या आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद क्या आ जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, और उसके बाद क्या आ जाएगा, अपघटक। क्लियर है, जो कि मैंने आपको बताया था वो 3 ये चीजें क्या है, पहला उत्पाद, दूसरा क्या है उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद क्या आना चाहिए, अपघटक। तो ये तो उपभोक्ता के पार्ट है ये, ठीक है, यहां तक तो पार्ट है, और उसके बाद में ये देखो कि क्या आ गया, अपना अपघटक आ गया। क्लियर है। अब देखो ऊर्जा का ट्रांसफर है वो हमेशा क्या, मैंने बोला है आगे आगे बोला है, क्या होता है बताओ, ऊर्जा का ट्रांसफर है वो ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ऑलवेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कैसे होता है वो देखो, सबसे पहले उत्पाद के पास ऊर्जा होती है। क्लियर है, उत्पाद के पास कहां से ऊर्जा होती है, उत्पाद के बाद में ऊर्जा आती है वो आती है सनलाइट से। किससे आती है बताओ, सनलाइट से आती है। ठीक है, या सूर्य से, सूर्य से इसके पास आई। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है मैक्सिमम ऊर्जा होती है वो किसके पास होती है, अगर प्रश्न या अधिकतम ऊर्जा किसके पास होती है तो वो होती है उत्पाद के पास। अब देखिएगा उत्पाद ने ऊर्जा प्राप्त की और उस ऊर्जा का कुछ भाग है वो उसने पोषण में व्यक्त कर दिया, पोषण में व्यक्त कर दिया, शोषण में व्यक्त कर दिया। ठीक है ना, शोषण भाई सूर्य से ऊर्जा इसने प्राप्त की। ठीक है, मान लो कि सूर्य से उसने 100% ऊर्जा प्राप्त की, उस ऊर्जा में से कुछ भाग है वो उसके खाने में भी काम करेगा। ठीक है, शोषण में भी कार्य आएगा, उसकी वृद्धि में भी इस ऊर्जा का उपयोग होगा। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र, उसकी जनन में भी उस ऊर्जा का उपयोग होता है। फिर शेष बची जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि जैसे ये उपभोक्ता इसको खाएगा तो शेष जो बची ऊर्जा है वो किसके पास जाएगी, उपभोक्ता के पास चली जाएगी। क्लियर है बात। अच्छा, अब इसकी जो शेष बची ऊर्जा उपभोक्ता के पास गई। ठीक है, उस उपभोक्ता में भी मान लो कि इसका जो खाना है उस उत्पाद को खाया किसने, प्राथमिक उपभोक्ता ने। अब प्राथमिक उपभोक्ता के पास ऊर्जा किससे आई, इससे आई। अच्छा, जितनी भी ऊर्जा आई है उस ऊर्जा में से भी ये प्राथमिक उपभोक्ता है वो जो भी ऊर्जा आई है उसमें से वह शोषण में यूज करेगा, वह खाने में, पोषण में, उसकी वृद्धि में उपयोग करेगा। फिर जो एनर्जी है उसका भी कुछ पार्ट वो यूज करेगा, और उसकी भी जो शेष बची हुई एनर्जी है वो कौन ट्रांसफर ले लेगा, द्वितीय उपभोक्ता। मान लो इसने इसको खाया तो इसके बाद चलेगा, इसने इसको खाया तो इसके बाद चली जाएगी। तो लास्ट में जाते जाते क्या हुआ, इस ऊर्जा का इसके क्या होता है, पार्ट घटते जा रहे हैं। क्लियर है, ऊर्जा के पार्ट है वो क्या करते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करिएगा। कॉन्सेप्ट है कि ऊर्जा का हमेशा पिरामिड है वो सीधा होता है। देखो सीधा ही तो है, पहले इसके पास ऊर्जा थी। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा से किसके पास आई, उत्पाद के उपभोक्ता के पास आई। फिर वो एनर्जी किसके पास आई, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक के पास, द्वितीयक से किसके पास आई, तृतीय के पास। ऊर्जा तो आई है ना, छोटी छोटी ऊर्जा आई है ना। देन उसके बाद में लास्ट में जो बची ऊर्जा है, तृतीय उपभोक्ता जब मर गया है तो एनर्जी वो कौन ले लेगा, अपघटन ले लेगा, और उसके बाद में वो जो ऊर्जा है वो किस में चली जाएगी, अपघटन होने के बाद में वातावरण में चली जाएगी। क्लियर है। इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये हुआ कि ऊर्जा का पिरामिड है ऑलवेज हमेशा क्या होगा, सीधा ही होगा। क्लियर है, प्रश्न घुमाने के लिए आएगा, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, सीधा होगा। क्लियर बात, मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। मैं यहां से एक और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि ऊर्जा का हमेशा
पिरामिड है वो सीधा होता है, लेकिन कितना ट्रांसफर होती है ऊर्जा, तो हमेशा याद रखना, हमेशा ऊर्जा है वो 10% है ना, 10वां भाग 10% है, या मैं ये कहूं 10वां भाग है, वो ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ठीक है, 10% ऊर्जा क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, मान लो कि उत्पाद के बाद 100% है, तो 100% में से 90% तो इसमें यूज हो जाएगी, और 10% है वो इसके बाद चली जाएगी। फिर उस 10% में से भी क्या होगा, 90% है वो ये यूज लेगा, उस 10% का भी 10वां भाग इस पे बाद चला जाएगा। क्लियर है बात, ये सिस्टम चलता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हुआ पार्ट लेंथी, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से ही आपको देखना एग्जाम में आपको सवाल बनने मिलेंगे, कहीं ना कहीं इसमें से प्रश्न आपने समझ रखा है तो आप प्रश्नों को आप अटेम्प्ट आराम से और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हो। चलिएगा, अब घटक का उदाहरण है, अब घटक का उदाहरण है। ठीक है, देखो प्रश्न क्या आ रहा है, प्रश्न थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे, सवाल ज्यादा है। अब घटक का उदाहरण है, अब घटक का उदाहरण का मतलब अब घटक आए यानी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे टॉप पर आप चले जाओ, सबसे टॉप पर यानी ये उत्पाद, उत्पाद के पास उपभोक्ता, उपभोक्ता के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उसको साइड में रखा, और फिर क्या हुआ, उत्पाद सॉरी फिर उत्पाद, उपभोक्ता, और उसके बाद में क्या हो, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक वो होते हैं कि सड़े गले मृत जीव उसका क्या करते हैं, अपघटन करते रहते हैं। क्लियर है बात, ये सिस्टम होगा। तो सड़े हुए जीवों का अपघटन करने वाले ये कह रहे हैं कि क्या कहलाते हैं, उसका कोई उदाहरण दो, अपघटक का उदाहरण देना है। तो पहला है बाघ, दूसरा है कवक, तीसरा है पौधे, और चौथा क्या, गाय। तो देखिए बाघ, बाघ तो क्या हो जाएगा, बाघ तो उपभोक्ता है, बाघ किसी चीज को खाता है। ठीक है, बाघ को सबसे टॉप लेवल पर रखा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता भी खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी खाता है। ठीक है, उत्पाद को नहीं खाता है, तो बाघ है उसका, तो वो तो अपघटक है नहीं। ठीक है, आगे देखो पौधा, ना पौधा भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर पौधा तो फर्स्ट स्टेज का पार्ट है। ठीक है, उत्पाद है पौधा, तो क्लियर है। चौथा है गाय, ना गाय भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों गाय तो एक अपने आप उपभोक्ता है, गाय प्राथमिक उपभोक्ता है। क्यों है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि गाय है वो डायरेक्ट घास फूस खाती है, शाकाहारी है भाई, डायरेक्ट है वो क्या खाती है, घास फूस ही तो खाएगी, अर्थात गाय है वो डायरेक्ट उत्पाद को खाती है, और उत्पाद को डायरेक्ट खाने वाला क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। क्लियर है, और गाय को खाने वाला कौन कहलाएगा, गाय को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, मान लो कि मैंने यूं कहा बाघ है, बाघ ने गाय को खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ, बाघ हुआ वो द्वितीयक उपभोक्ता हुए, गाय कौन सी हुई, प्राथमिक उपभोक्ता हुई, और उसके बाद में क्या हुआ, उत्पाद हुआ। क्लियर है, तो इसमें अपघटक का उदाहरण क्या आ जाएगा, अपघटक का उदाहरण आ जाएगा कवक। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा कवक। बिल्कुल, मान लो कि गाय मर गई, मर गई पड़ी रही, पड़ी रहने के बाद में कोई भी चीज हुई, मान लो कि कोई भी जीव जंतु मर गया, मर जाने के बाद क्या होगा, पड़ाएगा, फिर क्या सड़ेगा, गलेगा, उसके बाद में क्या उसका अपघटन करने वाले कोई ना कोई तो पार्टिकल होंगे, कोई ना कोई तो जीव जंतु होंगे, उसका भी अपघटन करने वाले, सड़े गले जीव को खाने वाले। तो उस सड़े गले जीवों को खाने वालों के अंदर उसका उदाहरण है वो एक आता है कवक, कवक भी इसमें शामिल है अपघटक के उदाहरण में। क्लियर है बात, चलिएगा ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या है कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नाम से समझो, कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित। देखो पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जो प्रकृति में निर्मित है, जो प्रकृति के द्वारा ही बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो जाएगा, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है उसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। देखो नाम से ही, पहला जंगल, पहला है जंगल, दूसरा है रेगिस्तान, तीसरा है झील और जल जीवशाला। तो क्या हो जाएगा, इसने बोला कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब नाम आना चाहिए मानव निर्मित। तो क्या जंगल मानव के द्वारा बनता है ना, जंगल तो प्रकृति की देन है। ठीक है, रेगिस्तान, रेगिस्तान को मानव ने बनाया है क्या, शुरुआत में मैं कह रहा हूं, नहीं रेगिस्तान भी प्रकृति की देन है। ठीक है, झील, झील भी क्या है, प्रकृति की देन है। यानी प्रकृति की देन का मतलब आप ये मत समझना कि झील को दिया आशीर्वाद और झील बन गई ना, ऐसा क्या कहना क्या चाह रहा हूं। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे मैं जंगल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, जंगल के अंदर रहने वाले जो जीव हैं
उसका जो पारिस्थितिक तंत्र है वो मैं बात कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि जंगल तो सर मानव भी तो बना सकता है। आप कहोगे कि मैंने आगे बोला कि रेगिस्तान प्रकृति की देन है, आप कहोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि रेगिस्तान तो क्या होता है, खूब सारे जंगल को काट दिया तो रेगिस्तान बन गया, इसका मतलब तो ये तो प्रकृति की कहां देन हुई है, ये तो मानव ने बनाया है। नहीं, मैं रेगिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रेगिस्तान के पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा हूं, यानी रेगिस्तान के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर है? मैं झील का मतलब क्या हो, झील के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं की बात कर रहा हूं। क्या मैंने झील के अंदर किसी जीव जंतुओं को मैंने डालना है पारिस्थितिक तंत्र नहीं। मींस क्या हुआ, झील भी क्या हुआ, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हुआ। दूसरा है जल जीवशाला। जल जीवशाला क्या है, ये मानव के द्वारा निर्मित होती है। अरे मानव के द्वारा निर्मित का मतलब यह जल जीवशाला का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि मानव के द्वारा किसी जीव, कोई एक मान लो कि एक तालाब बना दिया, क्लियर है, एक तालाब बना दिया मानव ने खोद के, उस तालाब के अंदर उसने कोई भी ऐसे पेड़ पौधे तालाब के अंदर उगे, उस तालाब के अंदर पेड़ पौधे उगे, छोटे छोटे जो रहते ना जल के अंदर उगने वाले जीव वो उगे, उसके अंदर मनुष्य ने मछलियों को डाल दिया और उसके बाद में क्या हुआ, उस मनुष्य ने उस तालाब के अंदर मगरमच्छ को डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुई जल जीवशाला, अर्थात मनुष्य ने इसका निर्माण किया है। अब कैसे होगा सर, देखो प्राथमिक उपभोक्ता भी मनुष्य ने बनाया, यानी कहने का मतलब इस जल जीवशाला का निर्माण किया, उसमें छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे जीव जो जल में उगने वाले, तो वो उसको किसने खाया, मछली ने। मछली को किसने खाया, मछली को खाया मगरमच्छ ने। यानी इसका मतलब ये क्या बन गया, पारिस्थितिक तंत्र। और ये पूरा एनवायरमेंट क्रिएट किसने किया है, मानव ने किया है ना। ये पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र ये कहां हो रहा है, मानव ने। एक मान लो कि कोई भी एक कुंडी बनाई होगी या कोई भी एक छोटा सा तालाब बनाया होगा मानव ने, इसलिए उस तालाब को या एक छोटी सी कुंडी को मैं क्या कहूंगा, उसको बोलूंगा जल जीवशाला। ये किसने बनाया, मानव ने बनाया। इसलिए ये कौन सी पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। क्लियर बात, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और भी आपको मैं कह नाम देखने से स्पष्ट हो जाएगा, अगर किसने थोड़ा सा देख लिया ना उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कृत्रिम है और एक क्या होता है, प्राकृतिक होता है। क्लियर बात, चलिएगा आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या है देखो, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ पाए जाते हैं। देखिएगा, जैव निम्नीकरण एक पदार्थ होते हैं और एक क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, देखो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, हाँ, एक तो होते जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक होते अजैविक निम्नीकरणीय पदार्थ। देखो जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैविक निम्नीकरण पदार्थ, जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं कि उसका अपन वापिस जो पदार्थ है, ठीक है, जो पदार्थ है, समझना मेरी बात को, जो पदार्थ है वो मान लो कि खराब हो गया, वो मान लो डैमेज हो गया, अब उसका यूज करके प्रकृति के अंदर वापिस उसको उपयोग में लाने लायक पदार्थ बना सकते हैं। क्लियर है, तो वो क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण हो जाएगा। और अजैव निम्नीकरण में क्या होगा, जिसका अपन उपयोग के लायक एक बार यूज हो गया उसको अपन उपयोग बनाने के लायक नहीं बना सकते, अर्थात जो प्रकृति को नष्ट करने के लिए होते हैं, प्रकृति को नष्ट करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, वो कौन से हो जाएंगे, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएंगे। क्लियर है बात, हाँ। तो देखिएगा इसमें कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरणीय है, तो देखो पहला सवाल में आ रहा है, पहला पॉइंट ये आ रहा है, घास, पुष्प, चमड़ा। दूसरा है घास, लकड़ी, प्लास्टिक। तीसरा है फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। चौथा है केक, लकड़ी और घास। तो देखिएगा पहला पॉइंट, घास तो है निम्नीकरण है, घास का उपयोग क्या होगा, ये तो परिस्थिति को क्षति नहीं पहुंचाते। पुष्प भी सड़ जाता है, गल जाता है, उसके बाद में वातावरण के साथ में एनवायरनमेंट में अपघटन हो जाता है। कुल मिला के ऐसे जो पार्टिकल हैं, ऐसे पदार्थ जिसका अपघटन हो जाए, है ना, प्रॉपर व्यवस्थित अपघटन हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या होता है, जैव निम्नीकरण होते हैं। लेकिन जिसका अपघटन नहीं हो पाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अजैव निम्नीकरण पदार्थ में हो जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ चमड़ा, ये चमड़ा को आप है ना 1 साल 10 साल 5-10 कितना भी आप रखोगे तो उसका क्या होगा, इसका अपघटन नहीं हो पाएगा। इसका अपघटन नहीं होता, इसका मतलब क्या, ये अजैविक घटक हो जाएंगे। क्लियर है बात, ये प्रकृति को नुकसान पहुंचा। अच्छा, दूसरा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ क्योंकि ये एक पॉइंट आ गया। आगे घास, लकड़ी और प्लास्टिक, बताओ ये प्लास्टिक नाम आते ही ये पूरा कैंसिल हो गया।
क्योंकि प्लास्टिक क्या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका अपघटन संभव नहीं है, इसका अपघटन संभव होता ही नहीं है। ठीक है, मान लो आज मैंने प्लास्टिक को रखा है, आज से 10 साल बाद भी उस प्लास्टिक को देखूंगा तो उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैं ये कहूं कि आज एक फूल को रखा है और 10 दिन बाद उस फूल को देखूंगा तो मुरझा जाएगा, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आज से 10 साल क्या 10 दिन नहीं, अगर मैं 10 दिन के बाद देखूंगा तो बिल्कुल ना के बराबर मुरझा जाएगा, और 10 साल बाद देखूंगा तो उसका अस्तित्व होगा भी नहीं, यानी वो प्रकृति के साथ में रिजॉल्व हो गया। ठीक है, यानी उसका अपघटन हो गया। क्लियर है? हाँ, आगे देखो, फलों के छिलके, मान लो कि फल है, फलों के छिलके रखे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाए, सूख जाएंगे और प्रकृति के साथ अपघटित हो जाएंगे। केक, केक भी क्या है, पड़ा रखो खराब हो जाएगा, धीरे धीरे खराब होने के बाद क्या उसका अपघटन हो जाएगा, प्रकृति के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। और नींबू के छिलके, अरे नींबू के छिलके को, फल के छिलके को रिजॉल्व हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये बात सही है। क्या हो जाएगा, इसमें फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, ये कौन से हैं, केवल और केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। यहाँ लकड़ी, सॉरी केक, लकड़ी और घास, तो ये दोनों तो जैव निम्नीकरण, लेकिन लकड़ी नहीं होती जैव निम्नीकरण। ठीक है, ये सीन होता है। लकड़ी को जब खराब होता है, सॉरी मेरे को, लकड़ी को जब जलाते हैं तो क्या होता है, प्रदूषण होता है या नहीं होता है, मींस क्या, वो लकड़ी अजैविक का अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। क्लियर है बात? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसको ठीक है, प्रश्न क्या आ रहा है, प्रश्न है कि पारिस्थितिक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम, ये आप याद रखो, पारिस्थितिक तंत्र देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, A.G. टेंसले। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र वैज्ञानिक, पारिस्थितिक सिद्धांत, इसको आप याद रखना, पारिस्थितिक सिद्धांत। पारिस्थितिक सिद्धांत, पारिस्थितिक सिद्धांत को किसने दिया है, पारिस्थितिक सिद्धांत को आपके दिया है, वो दिया A.G. टेस्ले ने। ठीक है, टेंसले ने, ये आपको याद रखने, जब वैज्ञानिक को नाम है तो कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप इसको याद रख देना। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगला सवाल है कि क्या पारिस्थितिक तंत्र में कौन से घटक शामिल होते हैं, बताइए पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से घटक शामिल होंगे। पारिस्थितिक तंत्र में पहला है क्या है, जैव घटक, दूसरा है अजैव घटक, तीसरा है जैव व अजैव दोनों, और चौथा है कोई नहीं। बताओ, आपने पढ़ रखा है पारिस्थितिक तंत्र में घटक में कौन कौन से शामिल है, जैव और अजैव। अरे मैंने शुरुआत में ही तो बोलो बताया कि पारिस्थितिक तंत्र को 2 भागों में कन्वर्ट किया था, एक था अजैव घटक और एक क्या था, जैव घटक। अजैव घटक को वापिस 3 भागों में कन्वर्ट किया था, उसमें जल, वायु, मृदा आई थी, एक पोषण वाला पार्ट आया था और एक क्या आया था, ताप वाला पार्ट आया था। और जैव घटक को भी वापस 3 भागों में कन्वर्ट किया था, इसका रिवीजन आप करते रहो। जैव को 3 भागों में कन्वर्ट किया था, पहला था उत्पाद जो डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, के लिए जो हरे भरे होते हैं। दूसरा उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय उपभोक्ता होते हैं, वो उत्पाद पर निर्भर होते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा अपघटक जो उत्पाद और उत्पाद उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। क्लियर है बात? और क्या होगा, स्वपोषी है वो, उत्पाद है वो स्वपोषी होगा, और उपभोक्ता है और अपघटक है वो क्या होंगे, विषमपोषी होंगे। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो खुद का भोजन है वो खुद बनाते हैं, अर्थात खुद के ऊपर निर्भर होते हैं या प्रकाश की किरणों के ऊपर निर्भर होते हैं। और विषमपोषी किसे कहेंगे, विषमपोषी जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, उपभोक्ता है वो किसके ऊपर निर्भर है, उत्पाद के ऊपर निर्भर है, तो ये विषमपोषी का क्या होगा, एग्जांपल हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका मतलब पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से शामिल है, सर ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और इसके अंदर तो दोनों दे दिए, जैव और अजैव दोनों, तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 3। कोई नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है। जैविक और अजैविक घटकों का आपस में क्या है, आदान प्रदान है एनर्जी का, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्लियर है? चलेगा। अच्छा, अगला सवाल आ रहा है, आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या कहलाएगा। आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझिएगा। आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर, डायरेक्ट प्रश्न आना चाहिए। उत्पाद, आगे पढ़ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वही देखो, 3-4 बार मैंने लिख दिया, ये हो जाए उत्पाद। क्लियर है? और उसके बाद क्या होगा, उपभोक्ता, कैसे भी पूछ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उपभोक्ता, उसके बाद में क्या है, अपघटक,
ये आपके आहार, और यही आहार श्रृंखला होती है, और यही ऊर्जा का आरेख होता है। प्रश्न आ जाए ऊर्जा का आरेख कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, ऊर्जा का ग्राफ है वो सीधा होता है। आहार श्रृंखला में क्या होगा, आहार श्रृंखला का ये कौन सा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम भाग, ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक भाग हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये तृतीयक भाग हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। हाँ, तो बताओ क्या हो जाएगा कि आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर क्या होगा, प्रथम पोषी स्तर। तो देखिए उत्पाद, बिल्कुल उत्पाद ये सही है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो उपभोक्ता, उपभोक्ता तो द्वितीयक पोषी स्तर होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरा है मांसाहारी, ना 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 ना, मांसाहारी बिल्कुल संभव नहीं है। मांसाहारी होते हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। एक चीज और याद रखना, यहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हमेशा उत्पाद होते हैं ना, उत्पाद, उत्पाद को क्या क्या होंगे, देखो उत्पाद के क्या क्या गुण होंगे, उत्पाद होंगे वो, उत्पाद में क्या गुण होंगे, उत्पाद होते हैं वो, वापिस कह रहा स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। इसके अंदर एक बात कहता हूं, उपभोक्ता के अंदर ये 1, 2 और 3 जो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं ना, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता वो हमेशा क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मैं बात कर रहा हूं प्राथमिक, द्वितीयक की नहीं कर रहा हूं, तृतीयक की नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो ऑलवेज हमेशा शाकाहारी होते हैं। क्यों होते हैं आपको भी पता होना चाहिए, क्यों होते हैं, समझना मेरी बात को। प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो बताओ किसके ऊपर निर्भर रहते हो, इस उत्पाद के ऊपर तो निर्भर होंगे। और उत्पाद क्या होता है बताओ, शाकाहारी तो होता है, यानी उत्पाद को खाने वाला जीव, उत्पाद के ऊपर जो निर्भर जीव है वही क्या कहलाएगा, वही होता है शाकाहारी। इसका मतलब उत्पाद के ऊपर निर्भर कौन है, उपभोक्ता। और उपभोक्ता में कौन सा उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इट मीन्स क्या हुआ कि उपभोक्ताओं का प्राथमिक उपभोक्ता वो हमेशा शाकाहारी होता है। क्लियर है बात, याद रखना हमेशा। चलिएगा आगे चलते हैं। तो क्या हो जाए, अपमार्जक ना, अपमार्जक यानी अपघटक, ये अपघटक को अपमार्जक भी बोलते हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। क्लियर, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, उत्पाद आ जाएगा। क्लियर है बात, चलिएगा आगे चलते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं, आगे चलते, चलिए जल्दी कर दें। हाँ, आगे क्या सीन हो जाएगा, हाँ देखिए स्वपोषी प्रश्न देखो, प्रश्न देखो, बहुत शानदार सवाल है, सब अपने रिवीजन कर रखे हैं। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करने वाले, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। स्वपोषी इसका मतलब क्या हुआ, स्वपोषी सौर प्रकाश ऊर्जा, समझ लो, निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। इसका मतलब बात किसकी कर रहे हैं, स्वपोषी कौन होते हैं, वही उत्पाद। स्वपोषी कौन से होंगे, उत्पाद होंगे, ठीक है, ये उत्पाद ही हैं। और यही क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और यही किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, सौर प्रकाश के ऊपर, ठीक है, ये सौर प्रकाश के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर निर्भर रहते हैं। अब ये बोल रहा है कि यहां से ये एनर्जी रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके बाद में कह रहे हैं कि यह निहित ऊर्जा, सौर प्रकाश से इसने ऊर्जा प्राप्त की, और ये किस में कन्वर्ट करेंगे, पहला भौतिक ऊर्जा में, दूसरा रासायनिक में, तीसरा उसमें ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में। तो देखो पहला भौतिक तो नहीं होगा, उसमें ऊर्जा भी नहीं होगा, चुंबक कहां बनता है, चुंबकीय ऊर्जा होती भी नहीं है, अपना आंसर क्या आएगा, रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर बात, तो रासायनिक ऊर्जा में तो करेंगे, तभी तो आप कहोगे सर कैसे, अरे कैसे का क्या मतलब हुआ, बताइएगा। जीव जंतु है, उसने एनर्जी प्राप्त की, एनर्जी प्राप्त करने के बाद में वो खाना बनाएंगे, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है, उसके बाद उसका पोषण होता है, उसमें वृद्धि होती है पौधे के अंदर, तो वो क्या केमिकली तो रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको याद रखना है, क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर बात, तो ये यहां पर उत्पाद हैं, समझना, उत्पाद हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। ये आप बिल्कुल याद रखना, यहां से है प्रकाश ऊर्जा को ये किसमें कन्वर्ट करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में। याद रखना, अगर समझ में नहीं आया तो याद ही रखना, रासायनिक ऊर्जा में, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। एक तो ये याद रखना आप, फिक्स से होता है। और एक ऊर्जा है, ऊर्जा हमेशा सीधे में, एक जो टेंसले वैज्ञानिक, पारिस्थितिक तंत्र के वैज्ञानिक कौन है, वो GS टेंसले हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे चलेगा। वैज्ञानिक का क्या नाम है, AG टेंसले, ये भी याद रखना, AG टेंसले, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है, प्रकाश ऊर्जा वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपका आंसर है। अगला सवाल क्या है कि आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, बताइए। आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर समूह से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ट्रांसफर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहता है। तो इसका आंसर है 10%, जो कि मैंने आगे बताया, ठीक है। देखो कैसे, वही मैंने बताया, ये उत्पाद, ठीक है,
उसके बाद में ये क्या होता है, उपभोक्ता, और ये क्या हो जाएगा, अपघटक। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा ऊर्जा का ऑलवेज हमेशा 10% ट्रांसफर होता है। कितना होता है, इससे इसमें क्या हो जाएगा, 10% ट्रांसफर होगा। ठीक है, इससे इसमें कितना होगा, 10% ट्रांसफर होगा। फिक्स याद रखना, कितना, 10% ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, या आप 10% भी कह सकते हो, या 1/10वां भाग भी कह सकते हो, 1/10वां भाग। क्लियर है, तो देखो 50% ना, 5% नहीं, 100% नहीं, हमेशा याद रखना 10% याद रखना। क्लियर है बात। प्रश्न ऐसे उल्ट घुमा के पूछे, लेकिन समझना, आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो हमेशा याद रखना 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। क्लियर है बात, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, एक सवाल रह गया। हाँ, आहार श्रृंखला में किस प्रकार की आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, पहली है सीधी आहार श्रृंखला, दूसरी है शाखान्वित आहार श्रृंखला, तीसरी है दोनों, या एक और दो कोई नहीं। तो पहले सीधी आहार श्रृंखला नहीं, दोनों नहीं, तो कौन सी हो जाएगी, शाखान्वित आहार श्रृंखला है, वो सबसे क्या मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। ठीक है बात, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है, अच्छा डायरेक्ट प्रश्न आगे, चलिएगा। देखो इसका मैं आपको एक, ये 10% वाला है, 10% वाला कभी इतना पूछता तो नहीं, लेकिन मान लो कि ऐसे पूछ रहे, फॉर एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल के रूप में करवाता हूं। मान लो कि यूं आ जाए, ये उत्पाद, समझना बात को, ठीक है, ये उत्पाद है, उसके बाद में मान लो कि इस उत्पाद के बाद ये प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, देन उसके बाद में ये द्वितीयक उपभोक्ता, प्रश्न कभी यूं आ जाए, समझना मेरी बात को, प्रश्न यूं आ जाए कि फॉर एग्जांपल उत्पाद के पास 100 जूल ऊर्जा है, किसकी कितनी ऊर्जा है, 100 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। फॉर एग्जांपल उत्पाद के पास से वो 100 जूल ऊर्जा है। क्लियर है बात, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उत्पाद कैसे भी मात्रक कोई भी दे सकता है, ऊर्जा अगर पूछे इसके पास में, उत्पाद के पास 100 जूल ऊर्जा है। क्लियर, तो बताओ द्वितीयक उपभोक्ता के पास में एनर्जी कितनी आएगी, बताओ इसके पास एनर्जी कितनी आएगी, ये सी। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए ना, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने एक ही बोला था, ट्रांसफर हमेशा कितना होगा, 10% होगा ना। तो देखो ऐसे करना है, इसको कैसे करोगे, इसके बाद 100 है, अब बताओ इसके पास कितना जाएगा, इसका 10% जाएगा, इसका 10% जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कितना आएगा, देखो ये 100 तो है, 100 का 10%, 10/100, तो इससे ये क्या हुआ, कैंसल। इसका मतलब इसके पास कितना है, 10 जूल आ गया, यानी 10% ऊर्जा ही ऊपर ट्रांसफर होती है। तो बताओ प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितनी ऊर्जा आई, 10 जूल ही आई, जे यानी जूल आ गई। अब इसके पास 10 है, लेकिन अब प्रश्न तो ये पूछा है, ठीक है, तो अब बताओ यहां से इसके पास कितनी जाएगी, देखो 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, यहां से मैंने इसको कह दिया, ये 10% ऊर्जा का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब बताओ यहां से इसके पास में ऊर्जा का ट्रांसफर कितना होगा, सर 10% होगा, ये 10% हुआ। अब ये 10% है, इसका करूं या इसका करूं, इसका 10% होगा, तो यहां पर क्या होगा, सर इसके पास में ऊर्जा हो जाएगी ये 10, सॉरी ये वाला 10, ठीक है, समझना, कंफ्यूज मत होना, कौन सा 10, ये 10 है, ये सर 10 ऊर्जा है, ठीक है। अब इस 10 का कितना, 10%, ये देखो यहां पर ऊर्जा कितनी थी, ये 100, थोड़ा टाइम हो रहा है, हालांकि आपके नहीं आएगा, लेकिन मैं जनरल बोलता, यहां पर ये एनर्जी कितनी थी, 100 जूल, ये थी, ये 100 का 10%, ये 10% का मतलब क्या होगा, 100, ये 10 जूल इसके पास आई। अब इसके पास में ये ऊर्जा कितनी है, 10 जूल, ये वाली 10 का 10% कितना होगा, 1 जूल, तो इसके पास एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 जूल आ जाएगी, ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है ना, समझना। इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझाना इतना नहीं पूछा था आपके, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, पूछ रहे तो टेंशन नहीं ले, 10% आप काउंट करते जाओ, एनर्जी है, मैं आपको समझाना, कॉन्सेप्ट बताना ये चाह रहा हूं कि एनर्जी का ट्रांसफर है वो हमेशा 10% होता है। ऐसे नहीं कि इसका 10 और वापिस इसका 10 करो, ऐसे नहीं, इसका 10% निकाला, फिर इसका 10%, फिर उसका 10%, इस प्रकार एनर्जी आगे की आगे ऊपर की ओर ट्रांसफर होती जाती है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, जल्दी अपन करते हैं, अब तो आज के आंसर भी, क्वेश्चंस भी साथ में ही है।
हाँ जी, देखिएगा सीएफसी का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएफसी का पूरा नाम, सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, याद रखना हमेशा। सीएफसी का पूरा नाम सीएफसी क्या हो जाएगा, CHLOR क्लोरो, FLORO फ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसको मैं हिंदी में भी लिखूं तो क्या हो जाएगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये अपना एक सवाल हो गया। दूसरा है ओजोन परत का मुख्य कार्य लिखिए, ये देखो एग्जाम में आ रखे हैं 24 में 23 में, ओजोन परत का मुख्य कार्य लिखिए। तो इसका बहुत एक मुख्य कार्य क्या है, उत्तर है कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है। ओजोन, ओजोन में अगर पूछे ऑक्सीजन के अणु कितने होते हैं ये भी पूछ सकता है। ओजोन, ओजोन का सूत्र होता है O3, कितना होता है O3, और ऑक्सीजन होता है उसका कितना होता है, ऑक्सीजन, कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो अणु होगा वो क्या होगा, O2 हो जाएगा, ठीक है, क्यों मतलब O2। जब इसके अंदर एक और ऑक्सीजन का परमाणु, अणु नहीं परमाणु जुड़ेगा तो किसका निर्माण होगा, ओजोन का होगा। और ओजोन क्या होती है, ओजोन परत, ओजोन परत है वो हमेशा क्या करती है, ओजोन परत सूर्य से जो आने वाली जो हानिकारक किरण है, कौन सी, पराबैंगनी किरणों को हमेशा क्या करती है, रोकती है। ये किसका है, ओजोन का मुख्य कार्य हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पारिस्थितिक तंत्र के दो अजैविक घटकों के नाम लिखो। क्या बोल रहा है, अजैविक घटक, वापिस चले जाओ और अजैविक घटक के अंदर, यहां क्या लिखा है, अजैविक घटकों के नाम लिखिए, मृदा और जल। मान लो आपको मृदा और जल नहीं है पता तो आप कोई भी अजैविक घटक लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये रे सर अजैविक घटक, ठीक है। प्रश्न में तो आंसर में तो ये दिया हुआ है मृदा और जल, इसका मतलब रटना नहीं है मृदा और जल, मृदा और जल तो मृदा और जल ये तो पता ही है, लेकिन अजैविक घटक कोई भी आप लिख सकते हो, मृदा लिख सकते हो, जल लिख सकते हो, वायु लिख सकते हो, कार्बनिक पदार्थ लिख सकते हो, अकार्बनिक पदार्थ लिख सकते हो, सूर्य का प्रकाश लिख सकते हो, तापक्रम लिख सकते हो, आर्द्रता लिख सकते हो, ताप लिख सकते हो, दाब लिख सकते हो। ये सभी के सभी कौन से घटक हैं, अजैविक घटक हैं, क्लियर है बात, ये कॉन्सेप्ट होगा। अगर मान लो कि प्रश्न यूं आ जाए कि जैविक घटकों के नाम लिखो तो आप उत्पाद भी लिख सकते हो, उपभोक्ता भी लिख सकते हो, आप घटक दोनों डिकम्पोजर कोई भी आप लिख सकते हो, क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा। अगला सवाल कौन सा आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, बताओ प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, तो ये कौन से पोषी स्तर का निर्माण करेंगे, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण। क्यों, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, अब ये निर्माण किसका करेंगे, ये निर्माण करेंगे द्वितीय पोषी स्तर का। क्यों, क्योंकि उसको खाने वाले, इसको ऑब्जर्व करने वाले को कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, द्वितीय पोषी स्तर कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर द्वितीय पोषी स्तर वो किसका निर्माण करेंगे, तृतीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर वो किसका निर्माण करेंगे, चतुर्थ पोषी स्तर का। आगे चलता रहेगा और लास्ट में क्या होगा, जो भी पोषी स्तर होगा, मान लो कि फोर्थ तक ही आ गया, वो फिर घटक का निर्माण करता है, अब घटक का निर्माण करता है, क्लियर है बात। प्राथमिक को द्वितीय का निर्माण करेगा, पोषी स्तर की बात कर रहा हूं, प्राथमिक द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करता है, द्वितीय पोषी स्तर तृतीय पोषी स्तर का निर्माण करता है। इस प्रकार आगे का आगे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, ओके। अगला सवाल, अच्छा अगला सवाल अपना आ रहा है, एक स्थलीय, ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है कि एक स्थलीय, ठीक है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मैं बात क्या कर रहा हूं, खाद्य की। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ने ये कहा हुआ है कि 10% कितना भाग, ऊर्जा का भाग पूछते ही वो डायरेक्ट कर देते हैं 10% के ऊपर आप क्लिक कर दे तो वो गलत हो जाता है। मैं बात किसके, हालांकि यहां तो 10% नहीं आया हुआ, कभी यहां 10% आ जाए और स्टूडेंट मैक्सिमम 10% करके आता है, लेकिन समझो प्रश्न ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के अंदर पूछ रहा है ऊर्जा का यदि ट्रांसफर होता ना, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के अंदर ट्रांसफर होता है, या एक से दूसरे के अंदर ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो होता है 10%। अब इसने कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये तो वो ऊर्जा कह रहा है कि ये उत्पाद है, इस उत्पाद ने सूर्य से जितनी भी ऊर्जा प्राप्त की 100% ऊर्जा प्राप्त की, और उस ऊर्जा का वो 10% तो ऊपर ट्रांसफर
करेगा, पीछे इसके पास कितनी बची 90%। अब ये कह रहा है कि इस 90% में से भी ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थ में कितनी वेस्ट करेगा, खाद्य पदार्थ में इसका यूज कितना होगा, तो केवल और केवल 1% इसका यूज होता है। कितना होता है 1% यूज होता है। क्लियर है, याद रखना। दूसरा दूसरा अलग अलग जगह यूज होता है। कहां होगा सर, खाद्य पदार्थ बनाने में 1% यूज होगा, दूसरा हो जाएगा वृद्धि के अंदर हो जाएगा। क्लियर है बात, श्वसन में भी इसका उपयोग होता है, अलग अलग जगह होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन खाद्य पदार्थ के रूप में आए तो कितना आ जाएगा 1% हो जाएगा। क्लियर है बात, 100% का 1%। चलिएगा आगे चलते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है, बताइए। खाद्य जाल में वही क्या, खाद्य जाल वही यही बार बार आ रहा है इस पार्ट का, यही तो की पॉइंट है। उत्पाद, उपभोक्ता, अब तक मैं ये 10 बार लिख चुका हूं। अपघटक, ये देखिए खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, बताओ कैसे होगा, ऊपर की ओर होगा, कैसा होगा बताइए, ऊपर की ओर। ये ऊर्जा का ग्राफ है, ये ऊर्जा है। अच्छा कहां होगा, ऊपर की ओर होगा। अब यहां पर आओ, चतुर्दिशीय, त्रिदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय, तो बताओ चतुर्दिशीय होता है क्या, चार और थोड़ी होता है ऊर्जा का ट्रांसफर, नहीं होता है। दो त्रिदिशीय, 3 दिशाओं में होता है ना, तो द्विदिशीय ना, तो एक दिशीय, बिल्कुल यह आंसर है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक ही तो दिशा में हो रहा है। प्रश्न आ जाए ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आगे पीछे, तो लिखना ऊपर की ओर, एक दिशा में। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बन रहा है, अगला सवाल ये आ रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखो आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा, उत्पाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उपभोक्ता, और उसके बाद क्या आएगा, अपघटक आएगा। देख लो सबसे पहले उत्पाद को देखो, उत्पाद देखो, ये क्या हो जाएगा, अपघटक, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, अपघटक आएगा नहीं। सबसे पहले शाकाहारी, ठीक है, फिर मांसाहारी, फिर उत्पाद। उत्पाद अगर पीछे आए, देखो यहां उत्पाद आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उत्पाद को आगे लो, अपघटक पीछे, बिल्कुल ये सही है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां अपघटक, यहां अपघटक, ठीक है। फिर यहां शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पाद, उत्पाद, देखो इसने यहां पर भी उत्पाद दिया है, यहां पर भी उत्पाद दिया है। अब उत्पाद के बाद मांसाहारी सोरही होता है, उत्पाद के बाद होता है शाकाहारी, ये मांसाहारी आता है, ये भी क्या हो जाएगा, खोटा हो जाएगा। अपना आंसर क्या आएगा, ये आएगा। मींस ये उत्पादक, उत्पादक के बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, और उसके बाद क्या आएगा, अपघटक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो उत्पाद, उत्पाद को ग्रहण करने वाला कौन होगा, शाकाहारी तो होगा, और फिर एक प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी, फिर द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, फिर उसके बाद में क्या आएगा, अपघटक आएगा। प्रश्न को समझना, क्लियर है बात। कभी भी मांसाहारी है वो शाकाहारी के बाद भी तो मांसाहारी आएगा, डायरेक्ट उत्पाद को थोड़ी मांसाहारी खाएगा। क्या शेर डायरेक्ट घास को खाता है क्या, नहीं खाता है। क्लियर है बात, तो इसका मतलब मांसाहारी है वो किसको खाता है, शाकाहारी को खाता है, और शाकाहारी किसको खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, सॉरी उत्पाद को खाता है। क्लियर है बात, ये सिस्टम होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। चलिएगा अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, उपभोक्ताओं को मुख्यतः बांटा गया है। उपभोक्ताओं को मुख्यतः किसमें बांटा गया है, देख लो उपभोक्ताओं को मुख्यतः किसमें बांटा गया है। उपभोक्ताओं को मुख्यतः बांटा गया है शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सर्वाहारी में। सर्वाहारी भी सही है, शाकाहारी भी सही है, मांसाहारी भी सही है। ठीक है, क्यों, यही तो होता है। वापिस देखो, ये उत्पाद, ये उपभोक्ता, ये अपघटक। अब देखो 1 2 3, ये हो जाएगा प्राथमिक, ये हो जाएगा द्वितीयक, ये हो जाएगा तृतीयक। देखो प्राथमिक है वो डायरेक्ट, अगर मैंने कह दिया कि ये डायरेक्ट उत्पाद को खाएगा तो ये कौन सा कहलाएगा, डायरेक्ट ये मैं कह रहा हूं उत्पाद को खाएगा तो ये कौन सा कहलाएगा, सर ये शाकाहारी कहलाएगा। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं क्लियर करके। ये मैंने कहा उत्पाद, ठीक है, उसके बाद ये मैंने बोल दिया उपभोक्ता, और उसके बाद ये बोल दिया अपघटक। अब इस उपभोक्ता को मैंने 3 भागों में तोड़ा, 1 2 और 3। ये इसको मैंने बोला प्राथमिक, इसको बोल दिया मैंने द्वितीयक, इसको बोल दिया मैंने तृतीयक। ठीक है, अब देखिएगा मैंने कहा कि प्राथमिक उपभोक्ता, इसका मैंने एग्जाम्पल ले लिया गाय, बकरी। देखिए ये प्राथमिक उपभोक्ता गाय और बकरी, ये किसके ऊपर निर्भर होते हैं बताओ, ये उत्पाद के ऊपर होते हैं कि नहीं होते हैं,
जब ये उत्पाद के ऊपर, प्राथमिक उपभोक्ता डायरेक्ट उत्पाद के ऊपर निर्भर होते हैं, इसका मतलब क्यों? क्योंकि ये शाकाहारी है, ठीक है, ये डायरेक्ट इसी को ही खाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये गाय और ये बकरी है, ये कौन से हो जाएंगे बताओ? शाकाहारी है। ये गाय और बकरी ये क्या हो जाएंगे? शाकाहारी हो जाएंगे। चलिएगा, अब मैं देखता हूं द्वितीयक। द्वितीयक में क्या आएगा देखिएगा। द्वितीयक में मैंने यू कह दिया, फॉर एग्जाम्पल द्वितीयक मैंने कह दिया मानव, ठीक है, कोई भी कह दो, मानव मैंने कह दिया, ये कुत्ता कह दिया। अब देखिए, क्या मानव, मैं इसको मानव की दृष्टि से समझाता हूं। अब देखो मानव, ठीक है, अब ये मानव है, वो डायरेक्ट क्या उत्पाद को खा सकता है क्या? बिल्कुल, है ना। अपन क्या घास फूस, हरे हरे जो भी पेड़ पौधे की कंद मूल खाता है या नहीं खाता है मानव? बिल्कुल खाता है, ठीक है। मानव है वो क्या बकरी को काट के खा सकता है? मांस खाता है कि नहीं खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता को खा सकता है ना? खाता है ना मानव। इट मीन्स क्या हुआ? मानव है वो इसको भी खाता है और इसको भी खाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शाकाहारी भी है और ये क्या है? मांसाहारी भी है। अरे इसको खाएगा तो मांसाहारी, इसको खाएगा तो शाकाहारी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि द्वितीय उपभोक्ता वो क्या हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। ये सर्वाहारी हो गया, ये क्या हो जाएगा? एक शाकाहारी हो जाएगा। अच्छा, तृतीय उपभोक्ता मैंने कह दिया शेर, क्या हो जाएगा? शेर। अच्छा, शेर क्या डायरेक्ट इस उत्पाद को खाएगा क्या? नहीं खाएगा, शेर डायरेक्ट इसको नहीं खाएगा। तो किसको खाएगा? शेर हमेशा या तो मानव को खाएगा, बकरी को खाएगा, गाय को खाएगा। इसका मतलब क्या है? शेर प्योर रूप से क्या है? मांसाहारी है, मांसाहारी है। समझाना मैं क्या चाह रहा था? मैं इस पॉइंट से आपको समझाना ये चाह रहा था। प्रश्न ये क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है उपभोक्ताओं को मुख्यतः बांटा गया है, उपभोक्ताओं को मुख्यतः बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो ये देखो, ये उपभोक्ता में ये क्या है? शाकाहारी। ये क्या है? सर्वाहारी। ये क्या है? मांसाहारी। इसका मतलब क्या है? उपभोक्ताओं को तीनों में बांटा गया है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी और क्या है? सर्वाहारी भी है। क्लियर है बात? मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही गजब का ये समझ में आपको आया होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? बताओ। हरे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना आहार यानी भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश से। O2 का नहीं, CFC क्लोरोफार्बन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करते हैं, सॉरी CO2 का यूज करते हैं। इसलिए CO2 पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही जरूरी है ना। प्रश्न ये आ जाए, यदि मैं ये कहूं कि CO2 को यदि पारिस्थितिक तंत्र में से हटा दिया जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट होगा? पारिस्थितिक तंत्र पूरा नष्ट हो जाएगा। क्यों? आप देखो, पारिस्थितिक तंत्र किसके ऊपर टिका हुआ है? पारिस्थितिक तंत्र टिका हुआ इस उत्पाद के ऊपर, है ना। उत्पाद है तभी तो ये सभी हैं। अगर मैं कहूं उत्पाद नष्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? तब ये नष्ट हो जाएंगे, ये नष्ट होगा तो ये नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट होगा तो ये नष्ट हो जाएगा, अर्थात ये सभी नष्ट हो जाएंगे तो पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो निर्भर किसके ऊपर करता है? पूरा उत्पाद के ऊपर। और उत्पाद किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? क्योंकि उत्पाद क्या है? स्वपोषी है। क्लियर बात? उत्पाद स्वपोषी है, इसका मतलब खुद का खाना खुद बनाता है उत्पाद। तो अब खुद का खाना स्वयं पोषण, उसका आहार है, वो स्वयं बनाता है। और उसके लिए किसकी उपयोगिता होती है? CO2 की उपयोगिता होती है। यदि मैं कहूं CO2 हटा दो तो क्या होगा? यदि मैं कहूं वातावरण में से CO2 गायब कर दो तो क्या सिस्टम होगा? जब CO2 गायब हो जाएगी तो उत्पाद गायब हो जाएगा, उत्पाद गायब हो जाएगा तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र वो गायब हो जाएगा। क्लियर है बात? ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये क्या है? CO2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं बताइएगा? 3 होते हैं। ओजोन मैंने आगे बोला ना, ओजोन में कितने हो जाएंगे? O3 हो जाएंगे। क्लियर है बात? ओजोन में कितने? O3। और ऑक्सीजन में कितने होंगे? O2 हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिएगा, हाँ आगे चलते हैं। आगे ये सिस्टम है आज थोड़ी लंबी चलने दो क्लास। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था। चलिए आगे। यस, देखिए समझिए, देखिए वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की तीव्रता
से गिरावट कौन से वर्ष देखी गई है? तो इसका आंसर है 1980, 1980। याद रखना, ये 1980 में ओजोन परत की गिरावट को देखी गई है। इसका कारण है, आपको बता दूं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, और ये रेफ्रिजरेटर है। इससे क्या होती है? प्रदूषण सीएफसी निकलती है, और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वायु में ऊपर ओजोन परत को क्या कर रही है? धीरे धीरे गिरावट आ रही है, नष्ट कर रही है। नष्ट करने से क्या हो रहा है? पराबैंगनी किरणें आ रही है, जिससे प्रकृति पर, एनवायरमेंट में खराबी हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है। क्लियर है बात? इसलिए ओजोन परत को बचाना बहुत ही जरूरी है। ओजोन परत हमारे लिए क्या, एक जीवनदायक है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते, 1980 में हो जाएगा। आगे देखिए, आहार श्रृंखला। आगे है, आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? बताइए, सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? बताइए, आप ही देखो, आहार श्रृंखला में सबसे अधिकतम ऊर्जा कहां होगी? सबसे नीचे तो होगी उत्पाद के पास है। सबसे अधिक कहां होगी? उत्पाद के बाद होगी। उसके बाद कहां होगी? उपभोक्ता के पास होगी। उसके बाद कहां होगी? अपघटक के पास होगी। क्लियर बात? और उपभोक्ता में भी क्या होगा? उपभोक्ता में उत्पाद के बाद उपभोक्ता में सबसे अधिक फर्स्ट के पास, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड के पास आएगी, फिर अपघटक के पास आएगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अपघटक के पास ना, अपघटक के पास इतनी नहीं होती है, लेकिन बहुत ना के बराबर होती है, उत्पादक की तुलना में बहुत कम होती है। मांसाहारी के पास, शाकाहारी उत्पादक आ गया, इसका मतलब आंसर उत्पादक ही होगा। सबसे अधिक, सर्वाधिक ऊर्जा इसने पूछा है, तो किसके पास आएगी? उत्पाद के पास आएगी। क्लियर बात? क्योंकि डायरेक्ट ऊर्जा क्या होता है? सूर्य से प्राप्त करता है। चलिएगा आगे, 21वां सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? बताइए, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? वैसे तो उत्पाद करते हैं। क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं, लेकिन यहां पर अगर उत्पाद नहीं है दिया हो तो अपन देखते प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिएगा, पहला है घास, गेहूं, आम। दूसरा है घास, बकरी, मानव। तीसरा है बकरी, गाय, हाथी। घास, मछली, बकरी। इसने क्या बोला? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, तो सबसे पहले तो आप उत्पाद ढूंढो। क्या ढूंढो? उत्पाद ढूंढना है। उत्पाद के बाद क्या? आहार श्रृंखला का निर्माण करना। आपको पूछ दे कि आहार श्रृंखला का सर निर्माण करना है तो कैसे करेंगे? देखो, तो आहार श्रृंखला का निर्माण करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उत्पाद का, ठीक है। उसके बाद में उपभोक्ता का, और उपभोक्ता में भी कौन सा? उसके बाद उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि जो इस उत्पाद के ऊपर निर्भर होता है वो हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा? तृतीयक। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तृतीयक। उसके बाद अपघटक हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले उत्पाद देखो, उत्पाद में क्या है? घास है क्या? बिल्कुल, ये तो सही है, ठीक है। घास है क्या? बिल्कुल, ये भी सही है, और इसमें भी घास है। अब इसमें घास है क्या? बकरी है, गाय और हाथी है, तो ये तो बिल्कुल आप क्रॉस लगा दो इसको, तो क्योंकि बकरी, गाय, हाथी ये उत्पाद नहीं है ना। बकरी उत्पाद है क्या? नहीं है। गाय उत्पाद है क्या? नहीं है। हाथी उत्पाद है क्या? ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो, घास घास घास, ये सही है, ठीक है। अब देखिएगा, घास के बाद में इस घास को खाने वाला, ठीक है ना। अब इस घास के बाद में क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। घास को खाने वाला, बताओ, घास को खाने वाला गेहूं होता है क्या? नहीं। आम होता है क्या? नहीं, आम भी नहीं होता। इसका मतलब यही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस घास को खाने वाला मछली, और मछली के बाद बकरी है क्या? ना, अभी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मान लो कि मैंने, कोई कहता है कि सर मान लो कि समुद्री घास है छोटी सी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बोल दे कि भाई कि समुद्री घास है तो उसको तो मछली खाएगी, बात ठीक है। अब मछली को बकरी को थोड़ी खाएगी। अब बकरी और समुद्र में जाएगी, थोड़ी मछली को खाएगी। नंबर एक बात, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई कहेगा सर कि समुद्र में से अगर मछली को बाहर लाएं और बकरी को खिलाएं तो उससे पहले मछली मर जाएगी। क्लियर बात? तो ये भी क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक संभव नहीं। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये आंसर दो सही है। क्यों? देखो, घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को काट के क्या मानव खा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है ये, क्योंकि मानव तो क्या है? सर्वाहारी है। मीन्स क्या हुआ? आंसर ये दो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ, अगला सवाल है अपना, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है अपना, जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? पीड़ितनाशी, डीडीटी, शाकनाशी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। जैव आवर्धन क्या होता है? जो यानी प्रकृति को हल्का से नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो होते हैं कीटनाशक हो जाएंगे, ठीक है। सो जैव आवर्धन, इसकी मैं परिभाषा भी मैं लिखवा दूंगा कभी एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है। पीड़कनाशी हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा, शाकनाशी हो जाएगा, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अच्छा, आगे हैं अपमार्जक का कार्य। अपमार्जक का कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना, वायु को शुद्ध करना, वायु को अशुद्ध करना, या पदार्थ का चक्रीकरण करना।
पदार्थ का चक्रीकरण करना। अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब सबसे टॉप वाले, यहां देखो, ये उत्पाद, ये उपभोक्ता, और ये क्या हो जाएगा, अपमार्जक या अपघटक। ठीक है। अब देखो भोजन का निर्माण कौन करते हैं, ये थोड़ी करते हैं भोजन का निर्माण, ये तो होगा नहीं। वायु को शुद्ध ना, ये भी वायु को शुद्ध नहीं करते हैं। अब बात ये आती है कि वायु को अशुद्ध करते हैं या पदार्थों का चक्रीकरण करते हैं। तो इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? अच्छा ये कि पदार्थों का ये क्या करते हैं, चक्रीकरण करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थों का चक्रीकरण करते हैं। कैसे करते हैं? अरे भाई पदार्थों का चक्रीकरण तो करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, उपभोक्ता मर गया, सड़ गया, ठीक है, इन दोनों को ये क्या करेंगे, अपघटक में करेंगे। अपघटक करने के बाद में क्या, उसको छीड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, क्लियर करके इसको प्रकृति को वापस दे देंगे। किसके रूप में, गैस के रूप में देंगे, एनवायरमेंट के रूप में देंगे, वातावरण के रूप में देंगे, और वही गैस और वातावरण मिलकर वापस किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे। इट मींस क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक चक्रीय प्रक्रम का निर्माण करते हैं। इसके बाद में प्रकृति के बाद जाने के बाद वापस क्या होता है, उत्पाद का, या मैं ये कहूं उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ भी जल्दी जल्दी पेन करते हैं ये सवाल। क्या कह रहा है कि कोई भी परितंत्र CO2 के अभाव में क्रियाशील नहीं रह सकता। क्यों? देखो आगे आगे मैंने एक स्टेटमेंट बोला है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र CO2 के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर प्रकृति में, वातावरण में से CO2 को हटा दिया जाए, है ना, यदि वातावरण में से CO2 को हटा दिया जाए तो क्या होगा, पारिस्थितिक नष्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बार बार बोला है, क्योंकि शुरुआत में उत्पाद है, उत्पाद अपना खाना कहां से बनाते हैं, प्रकाश से, और CO2 की उपस्थिति में तो 100% खाना बनाते हैं, अपना आहार का निर्माण करते हैं। यदि CO2 हट जाएगा तो 100% अपना आहार का निर्माण नहीं कर पाएंगे, इससे 100% नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही 100% नष्ट हो जाएंगे तो उसके ऊपर निर्भर होने वाले उपभोक्ता है वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही उपभोक्ता नष्ट हो जाएंगे तो अपघटक है वो नष्ट हो जाएंगे, और जब इस प्रकार ये तीनों नष्ट हो जाएंगे तो पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या है, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने में CO2 गैस काम में लेते हैं। यदि CO2 नहीं होगी तो भोजन का उत्पाद नहीं होगा। क्लियर है? CO2 नहीं होगी तो भोजन का उत्पाद नहीं होगा, पारिस्थितिक संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर सवाल आए तो आप यूं सकते हो कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या हो, आपका अगर समझ में ये नहीं आए तो आप ये लिख सकते हो, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में CO2 के अभाव में क्रियाशील नहीं रह सकता है। CO2 के अभाव में क्रियाशील नहीं रह सकता, क्योंकि उत्पाद प्रकाश की उपस्थिति में, या उत्पाद प्रकाश की उपस्थिति और CO2 की उपस्थिति के कारण उत्पाद है वो आहार का निर्माण करते हैं। क्लियर है? उत्पाद आहार का निर्माण करते हैं, जिससे द्वितीयक उपभोक्ता का निर्माण होता है और अपघटक का निर्माण होता है। इस प्रकार ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए CO2 बहुत ही क्या है, उपयोगी है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। कचरा निपटाने की समस्या को कम करने के 2 उपाय, जो भी आपकी मर्जी है वो लिखो। कचरा को निपटाना है तो क्या वैज्ञानिक तकनीकी का भी उपयोग कर सकते हैं, और अजैविक घटक का उपयोग कम से कम करके, है ना, जैव निम्नीकरण, बिल्कुल जैव निम्नीकरण, अवशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण करने के बाद में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैव निम्नीकरण का यानी ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। जैव अनिम्नीकरण का उपयोग कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक हुआ, इन चीजों का दूर रहना चाहिए। पॉलीथीन, प्लास्टिक, इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान बहुत कम हो सके। ठीक है, दूसरा जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थ जैसे रसोई में बेकार की चीजें, सामग्री, खाना बनाने की सामग्री का उपयोग, पत्तियों आदि, पत्तियों की प्लेटों क्या करना चाहिए। ठीक है, आप देख लेना कचरा निपटाने की समस्या को कम करने के 2 उपाय। ये एग्जाम में आए हो, 2024 के एग्जाम में आप कहीं से भी कैसा भी लिख सकते हो, यानी कचरे से निपटना है तो कोई ऐसा अच्छे उपाय लिखने हैं ताकि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचे, वो आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लिखो। क्लियर बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, अगला सवाल अपना है, हाँ देखो बार बार यही सवाल रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, अगला क्वेश्चन है अपना, परितंत्र में 2 अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो अपन देख लिया है, परितंत्र में 2 अजैविक घटक, या तो मृदा, जल बोला, कोई भी लिख दो, मृदा, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ताप, आर्द्रता,
etc एक्स्ट्रा कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अजैविक घटक, वो टेबल आप याद करके जाना। पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में तोड़ा था, जैविक और अजैविक। जैविक में क्या था, उत्पाद था, उपभोक्ता थे, और क्या था, घटक थे। अजैविक में क्या था, तीन पार्ट थे। एक तो पारिस्थितिक तंत्र था, सॉरी क्या नाम, ये प्रकाश वाला पार्ट थे, प्रकाश थे, सॉरी मृदा, ताप और वायु, सॉरी मृदा, वायु और जल थे। उसके बाद में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे। उसके बाद ताप, दाब, जल और आर्द्रता थे। क्लियर है, ये याद रखना। हाँ, अगला सवाल अपना क्या है, अगला सवाल अपना है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। बताओ, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, द्वितीयक पोषी स्तर का। प्रश्न ये आ जाता, द्वितीयक उपभोक्ता कौन से पोषक स्तर का निर्माण करते, तृतीयक का निर्माण करते, तृतीयक चतुर्थ का कर देते। क्लियर सी बात है, ठीक है। अगर ऑप्शन में चतुर्थ नहीं है तो वहां निश्चित रूप से अपघटक का नाम लिखा हुआ आएगा। क्लियर है बात, ये सीन हो जाएगा। तो देखो, प्राथमिक उपभोक्ता है वो किसका निर्माण करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता है वो किसका निर्माण करेंगे, द्वितीयक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। चलिएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। वायुमंडल में कौन से भाग में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कौन से भाग में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत देखिएगा, ओजोन परत अर्थात O3 ये कहां पाई जाती है, ये सर पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। क्लियर है बात, ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब बस पूरा होने वाला ये, चले जल्दी जल्दी खींच लेते हैं इसको। देखिए, ऐसे जीव जो पादप तथा जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। ऐसे जीव जो पादप तथा जंतु दोनों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी कहलाएंगे। सभी को पता है, ठीक है। 7वां सवाल है, ये एक नंबर के पूछते रहते। रेफ्रिजरेटर में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है, CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। रेफ्रिजरेटर आ जाए तो क्या लिखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, बताओ, जैव निम्नीकरण किसे कहेंगे, बताओ। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जो प्रकृति को नुकसान न के बराबर पहुंचाए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं जिसका चक्रण किया जा सके और पुनः एक नया पदार्थ बना सके, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। कैसे भी आप परिभाषा लिख सकते हो, ये क्या लिखा है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक निम्नीकरण द्वारा, ठीक है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। क्लियर है। अब देखो अगला सवाल है कि कृत्रिम परितंत्र क्या कहते हैं। कृत्रिम अर्थात क्या हुआ, जो मानव द्वारा निर्मित हो। मानव द्वारा कौन कौन से निर्मित हो, कोई भी आप लिख सकते हो, बगीचा है, खेत है, खलिहान है, कोई भी आप लिख सकते हो, आप तालाब भी लिख सकते हो, जैसा भी हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं जल्दी हाँ थोड़ा फास्ट करेंगे। हाँ, इसने बोला है कि किन्हीं 3 प्राकृतिक पारितंत्र के नाम लिखिए। प्राकृतिक में तालाब आ गया, झील आ गया और वन आ गया। बिल्कुल आप तालाब प्राकृतिक में ले लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तालाब को आप प्राकृतिक में ले लेना। तालाब मैंने आगे बोला है ना, तालाब को आप कृत्रिम मानना लेके प्राकृतिक में ले लेना। झील और वन, इन तीनों के पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक में हो जाएंगे। कृत्रिम में आप लिखते ना, बगीचा हुआ और क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। ये आपके क्या किस में हो जाएंगे, कृत्रिम पारितंत्र में हो जाएंगे, ठीक है। या एक आगे और आया था कृत्रिम के लिए, जल, मानव निर्मित जलशाला, वो भी क्या हो जाएगी, कृत्रिम पारितंत्र तंत्र में हो जाएगी। क्लियर है। अगला सवाल है अपना, यूएनईपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। यूएनईपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण क्रम हो जाएगा, ठीक है। ये एक नंबर के सवाल है, थोड़ा याद रखना। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण क्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, ये किसका, यूएनईपी का है। आगे अगला सवाल है अपना, अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहेंगे। अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, अजैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण तो क्या थे, इससे देखो वापिस रिकॉल करवा रहा हूं। जैव निम्नीकरण क्या थे, जिसका प्राकृतिक के द्वारा अपघटन पॉसिबल है, अर्थात पुनः उसका चक्रण किया जा सके, अपघटन पॉसिबल होगा तो नया पदार्थ बनेगा, तो वो तो होता है जैव निम्नीकरण। लेकिन यहां पर आ रहा है अजैव निम्नीकरण, इसका मतलब क्या हो, जिसका अपघटन पॉसिबल नहीं है, जिसका नया पदार्थ नहीं बना सकते। तो देखिएगा, वे पदार्थ जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित, देखो की नहीं होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, कांच, रबर, आप देख लो, प्लास्टिक को प्रॉपर रूप से अपघटित नहीं होगा। कांच, रबर, टूटना अलग बात है, देखो टूटना अलग चीज है,
अपघटन होना अलग चीज है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, पोषी स्तर किसे कहेंगे? पोषी स्तर किसे कहेंगे? ठीक है, ये मॉडल पेपर 2024 का है। तो क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिसमें भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाते हैं। जैसे उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, है ना, अपघटक। पोषी स्तर ये वाला, ये पोषी स्तर है। क्या हो जाएगा? ये उत्पाद, ये उपभोक्ता, ये क्या हो जाएगा? अपघटक। इसको संयुक्त रूप से क्या कहूंगा बताओ? इसको संयुक्त रूप से मैं कहूंगा पोषी स्तर। ये क्या हो जाएगा? ये अपने आप में हो जाएगा पोषी स्तर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, पोषी स्तर में क्या होगा? ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें क्या होगा? जिसमें भोजन उपभोक्ता का क्या होता है? जिसमें भोजन का, उपभोक्ता का, ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहेंगे? पोषी स्तर कहेंगे। खाद्य पदार्थ की श्रृंखला जिसमें भोजन ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, पोषी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ठीक है, आप इसको फोटो बना के इसमें लिख सकते हो कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसमें उत्पाद का, भोजन का और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे मैं क्या कहूंगा? पोषी स्तर कहते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, परितंत्र किसे कहेंगे? परितंत्र, परितंत्र का मतलब वही पारिस्थितिक तंत्र। तो बताओ पारिस्थितिक तंत्र किसे कहेंगे? अरे भाई, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहेंगे? तो आपको पता है, आगे अपन ने देखा है पारिस्थितिक तंत्र किससे बना हुआ होता है? बताओ, पारिस्थितिक तंत्र। सर पारिस्थितिक तंत्र तो आपने बताया किससे होता है? दो पार्ट से बना होता है। एक तो होता है जैविक और एक किससे होता है? अजैविक। अजैविक, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र। तो देखो, जैविक घटक तथा अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे मैं क्या कहूंगा? जैविक घटक कहूंगा, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र कहूंगा। देखो इसकी परिभाषा कैसे होगी बताओ? अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उस तंत्र को क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। क्लियर है बात? चलिएगा, ये भी अपनी एक परिभाषा अगर आए तो कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। परितंत्र, देखो अगला सवाल है, परितंत्र से समस्त उत्पादकों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? परितंत्र से समस्त उत्पादकों को, अब देखिए उत्पादकों को हटाना है। जैसे ये देखो, उत्पाद, उपभोक्ता, वापिस अपघटक। अब मैं यूं कह रहा हूं कि ये प्रश्न यूं कह रहा है कि यदि पारिस्थितिक तंत्र में से उस उत्पाद को हटा दिया जाए तो क्या होगा? ये जैसे ही हटाएंगे तो ये है वो इसके ऊपर निर्भर है, तो ये भी हटाएंगे, ये हटाएंगे तो ये भी हटाएंगे, यानी संपूर्ण रूप से पारिस्थितिक तंत्र वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्लियर है? तो देखो, चूंकि सभी जीव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर होते हैं? उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो देखो, कोई भी उपभोक्ता है, जीव है, जंतु है, कोई भी है, वातावरण में आसपास में जितने भी एनवायरमेंट में, वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? उत्पाद के ऊपर निर्भर करते हैं। क्लियर है? इसलिए यदि परितंत्र से सभी उत्पादकों को हटा दिया जाए तो सभी उपभोक्ताओं का मर जाएंगे, सभी उपभोक्ता वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्लियर है? और सभी पारितंत्रिक तंत्र क्या हो जाएंगे? समाप्त हो। जब ये मर जाएंगे तो ये भी मर जाएंगे, तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? प्रश्न यही है, कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना है कि सभी की निर्भरता किसके ऊपर है? उत्पाद के ऊपर निर्भर है। क्यों है? क्योंकि उत्पाद ही सभी के लिए क्या बनाता है? खाना बनाता है। उससे आप कैसे भी हर तरह की आप परिभाषा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि परितंत्र में अपघटकों का होना आवश्यक है, क्यों? कारण बताइए। परितंत्र में अपघटकों का होना आवश्यक है, बताओ। इसका, ये पारिस्थितिक तंत्र है, ये अभी कह रहा है कि इस अपघटकों का होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अपघटक नहीं होंगे तो उपभोक्ता, उत्पाद सड़ेंगे, गलेंगे, उपभोक्ता मरेंगे। तो उसको संतुलन करने के लिए, उसका अपघटन करने के लिए अपघटकों की आवश्यकता है। यदि अपघटकों नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो तो यूं ही बदबू मारेंगे, पूरी प्रकृति है वो बदबू से भर जाएगी, है ना, पूरी, यानी माहौल ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपघटकों का होना बहुत ही जरूरी है। मृत जीव, मृत शरीर जगह जगह बिखरे हुए होंगे, प्रकृति में पूरा प्रदूषण हो जाएगा। क्लियर है बात? और दूसरा पॉइंट, एक तो ये हो, और दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये जैसे ही अगर ये नहीं हुए तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ये चक्रीय प्रक्रम है वो नष्ट हो जाएगा। चक्रीय प्रक्रम नष्ट होगा तो उत्पाद है वो भी बनना बंद हो जाएंगे। उत्पाद बनना बंद हो जाएंगे तो वापस पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? ये सिस्टम होता है।
तो देखो, क्योंकि अब घटक मृत शरीर के सम्मिश्र यौगिकों का क्या करते हैं, विघटन करके सरल यौगिक बनाते हैं, जो वापस परिवेश में पहुंचकर पुनः पौधों के उपलब्ध में हो जाते हैं, ताकि फिर से एक नया फोटोप्लाज्मा बन जाता है। और नया फोटोप्लाज्मा बन जाने के बाद वापस ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उत्पाद के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल है, कोई भी परितंत्र CO2 के अभाव में क्रियाशील नहीं रह सकता, क्योंकि बिल्कुल CO2 के बिना पूरा पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। बार बार कह रहा हूं, तो क्या, क्योंकि हरे पौधे, ये तो पढ़ रखा है ना क्रिया, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन में CO2 गैस काम में लेते हैं। यदि CO2 नहीं होगा तो भोजन का उत्पादन नहीं होगा। और आपको ये लिखना है, यदि CO2 की क्रियाशीलता नहीं रहेगी तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। कचरा निपटाने की सरल, ठीक है, ये तो हो गया। कचरा निपटाने की समस्या के 2 उपाय लिखना है, ठीक है, ये लिख देना। जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण करने के बाद उपयोग करना है। फिर जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करना है। जैसे क्या हो जाए, खाना बनाने के बाद बची सामग्री, पत्ती आदि को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाने से उसका खाद तैयार करना, वो खाद आगे वापस क्या आएगा, यूज आ जाएगा। ठीक है, ये तो रिपीटेशन हो गया। ठीक है, अच्छा चलेगा, कंप्लीट होने वाला है। हाँ, प्रश्न ये आ जाए, देखो इसको आप समझो, ये प्रश्न में लाने का उद्देश्य यही था, इसको आप समझो, इसको आप छोड़ो, इसको आप समझो। इसको प्रश्न ये आया हुआ है मॉडल पेपर में, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का क्या बनाना है, आरेख तंत्र बनाना है। क्लियर है? तो आप कैसे बनाओगे, देखिए, तो ये सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, फिर उत्पादक, फिर उपभोक्ता। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप तो सबसे पहले आप ये आप तो बना देना, ऊर्जा का प्रवाह, ये क्या कह रहा है, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह। तो पहले तो आएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब ये सूर्य का प्रकाश है, वो किसको ऊर्जा देगा, उत्पाद को देगा। ठीक है, अब उत्पाद किसको ऊर्जा देगा, उपभोक्ता को ऊर्जा देगा। अब ये उपभोक्ता किसको ऊर्जा देगा, अपघटन को देगा। ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ऊर्जा का आरेख। ओके, ये आपके क्या हो जाएगा, ऊर्जा का क्या हो जाएगा, आरेख हो जाएगा। क्लियर है बात? इस प्रकार आपको ऊर्जा का आरेख बना देना है अगर एग्जाम में आए तो। और वापस कह रहा हूं, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सीधे में ऊपर से नीचे की ओर, कितना परसेंट ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होती है, 10% एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, एक पोशी से दूसरे पोशी में, या मैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कितने परसेंट ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, 10% ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चलिएगा, इस प्रकार ये सवाल है आपके कंप्लीट होते हैं। हाँ, ये देख लो, ये तो कर रखे हैं ना। ये क्या बोला है, परितंत्र को परिभाषित कीजिए, विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। परितंत्र क्या होते हैं, परितंत्र होते हैं वातावरण में सभी, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, वातावरण में सभी सजीव और निर्जीव जो वस्तु होती है उनसे मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। या फिर वापिस आप एक तो ये परिभाषा हो जाएगी, या आप दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हो कि क्या हो जाएगा, जैविक और अजैविक तंत्र मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, या जैविक अजैविक पदार्थ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्लियर? वातावरण के सभी जीवित और निर्जीव घटकों की संपूर्ण संतुलन से बनी इकाई क्या कहलाती है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। या आप ये भी लिख सकते हो, क्या हो जाएंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उस तंत्र को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। ठीक है, ओके। देन उसके बाद जैविक घटक आ जाएगा और अजैविक घटक आ जाएगा, आपने ये पढ़ रखे हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ जैविक और अजैविक, जो मैंने पहले चार्ट बनाया था ना, वो वाला चार्ट आ जाएगा। देन 8वां पॉइंट क्या आएगा, अगला लास्ट वाला सवाल है आपका, वो है कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के उदाहरण को समझाइए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का क्या करना है, उदाहरण को समझाना है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में ये सिस्टम होता है कि खाद्य वही आपको ये बनाना है, फोटो क्या बनाना है, इसके अंदर ये उत्पाद हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, उपभोक्ता
उपभोक्ता हो जाएगा, उपभोक्ता के पास क्या हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का ये जो जाल है वो क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल हो जाएगा। ये तो हुई देखो श्रृंखला हो गई। अब ये बात कर रहा है किसका, जाल का। तो जाल के लिए क्या करोगे, इस उपभोक्ताओं के टुकड़े करना 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर है बात। इस प्रकार ये पूरा क्या इसके टुकड़े हो जाएंगे ना। फिर क्या होता है, इस प्रकार का ये जो सिस्टम पूरा का पूरा ये जो सिस्टम बना है ये तो क्या कहलाएगा, जाल कहलाएगा। और इस प्रकार का जो एक सीधा स्टेट जो अलॉन्ग सिस्टम बना हुआ है ये डायरेक्ट उत्पाद उपभोक्ता और अपघटक, ये क्या कहलाएगी, श्रृंखला कहलाएगी। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार वापस मैं कह रहा हूं, इसको रिवीजन आप कर दीजिए। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वापस एक बार लास्ट अपने सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अपन लास्ट इसको रिवीज कर देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र 2, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु। जैविक घटक उत्पाद उपभोक्ता और अपघटन करता हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भौतिक वातावरण में क्या हो जाएगा, मृदा जल और क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। पोषण में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। जलवायु में सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, ताप और क्या हो जाएंगे, दाब हो जाएंगे। क्लियर है बात। ठीक है, हाँ टाइम 1.5 घंटा हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इस पार्ट को अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अनुसार, है ना, पर्यावरण पार्ट है, बहुत अच्छा नंबर का है और बहुत सिंपल पार्ट है। ठीक है, साइंस के अंदर सबसे अगर सरल से सरल पार्ट पूछे तो कहेंगे कि लास्ट में एक जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है, जो पर्यावरण वाला पार्ट है, वो सबसे क्या है, सरल है। अगर इसको सरलता के कारण अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसमें नंबर नहीं आ पाएंगे। पढ़ना है तो एक ही कॉन्सेप्ट है, उत्पाद उपभोक्ता और अपघटक, ये हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र पढ़ लो, इस पार्ट के अंदर केवल यही कॉन्सेप्ट है। इसके आसपास में सवाल बनते हैं, अच्छे नंबर का सवाल है। ठीक है, अच्छे नंबर देने वाला ये पार्ट है, इसलिए आप इस पार्ट को बार बार रिवीजन करिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, जहां कंफ्यूज लगे वापस इसको समझाने, जहां कंफ्यूज लगे वापस इस वीडियो को पॉज करके देखो। ठीक है, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा व्यवस्थित प्रॉपर रूप से ये लेसन समझ में आया होगा। MCQ हल भी आपको समझ में आए होंगे और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खूब खूब आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करो। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।